शिक्षा किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे आवश्यक और उपयोगी चीज है। जितना हो सके उतना इस पर खर्च करना चाहिए। आमतौर पर ऐसी कहावतें भी हैं कि माँ बाप एक वक्त का खाना खाते हैं मगर अपने बच्चों को बेहतर स्कूलों में पढ़ाते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं, उतनी अच्छी शिक्षा जितनी अच्छी शिक्षा वो अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं, फिर भी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब आपको मैं ले चलता हूं भारत सरकार के कारनामों को दिखाने के लिए। भारत सरकार का 2013-14 से लेकर के अब तक जो शिक्षा पर व्यय रहा है वो 2013-14 से अब तक भारी कटौती हुई है, उसमें गिरावट आती गई है। और कमाल की बात यह है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। इस चार्ट में देखिए, पीली लाइन दिखा रही है कि कैसे साल दर साल कुल यूनियन बजट में एजुकेशन पर जो व्यय किया गया उसका प्रतिशत कम होता चला गया। यह गिरती हुई पीली रेखा देश की गिरती हुई साख को दर्शा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के तहत शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन तेजी से बढ़ा है और इसका सबसे बड़ा संकेत है शिक्षा पर सरकारी खर्च में भारी कटौती। कैसे? 2013-14 में शिक्षा मंत्रालय का बजट यानी कुल बजट का 4% था, लेकिन 2024-25 में यह घटकर 2% से भी कम रह गया है। भगवाकरण की प्रवृत्तियां तेज हो गई हैं। बच्चों से लेकर युवाओं तक में बाबा बनने का क्रेज जन्म ले रहा है, मगर कोई साइंटिस्ट नहीं बनना चाह रहा है। गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने वालों में 34% ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। बाकियों ने बेसिक फैसिलिटीज का ना होना इसका रीजन बताया। मतलब साफ है, बुनियादी चीजें सरकारी स्कूलों से गायब है। ऐसा क्यों है? क्यों प्राइमरी लेवल पर यानी कक्षा 1-5 तक के सरकारी स्कूलों के हालात ऐसे हैं जहां सिर्फ मजदूर पैदा किए जा रहे हैं? इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी स्कूल का कास्ट वाइज डेटा दिखाता है कि इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों में 45% ओबीसी है, 19% शेड्यूल कास्ट यानी SC है, 11% शेड्यूल ट्राइब यानी ST हैं, यानी 75% बहुजनों के बच्चे पढ़ने आते हैं। बचे हुए 25% में सिर्फ वो नहीं जो खुद को उच्च जाति कहते हैं, उनके अलावा तमाम धर्मों के लोग भी हैं। क्या ये डेटा काफी नहीं कि आपको ये समझाया जा सके कि सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी दयनीय क्यों होती है? बहुत आसान है समझना कि आप किसी एक वर्ग को हमेशा गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, उनके बच्चों को लेबर मजदूर बनाकर अडानी अंबानी की फैक्ट्रीज में काम करवाना चाहते हैं, तो आप उनसे शिक्षा छीन लीजिए। अगर ये लोग पढ़ जाएंगे तो न जाने कितने और बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। उचित होगा कि 5 किलो राशन इनके घर पहुंचाकर इन्हें उनके गांव मोहल्लों तक ही सीमित रख दिया जाए। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में 45% ओबीसी, 19% SC और 11% ST समुदाय के छात्र हैं, यानी कुल 75% बहुजन छात्रों की शिक्षा इसी पर निर्भर करती है। लेकिन इन स्कूलों की हालात खराब कर दी गई ताकि वंचित वर्ग के बच्चे मजदूर बने, ना कि डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर। देश में शिक्षा का भगवाकरण और निजीकरण कैसे हो रहा है जानते हैं इस वीडियो। 2023-24 में हायर एजुकेशन का रिवाइज्ड एस्टिमेशन 57,245 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में 17% यानी 9,625 करोड़ रुपए घटकर 47,620 करोड़ रुपए रह गया। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने शिक्षा बजट को बढ़ाने की बजाय गिरा दिया है। भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो शिक्षा में इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए देश की शिक्षा बजट में 17% की कटौती की है। ऐसा क्यों हुआ? वो कौन लोग थे जिन्हें हायर एजुकेशन से वंचित होना पड़ा? द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में IITs और IIMs जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 13,500 से ज्यादा स्टूडेंट ने हायर एजुकेशन से ड्रॉप आउट किया, जो SC, ST और OBC से बिलोंग करते थे। क्यों किया होगा? इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि यह डेटा लोकसभा में तब पेश किया गया जब OBC, SC, ST स्टूडेंट के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के मामले लगातार बढ़ने लगे और स्टूडेंट्स द्वारा जीवन खत्म करने की घटनाएं भी बढ़ने लगी। यानी हायर एजुकेशन में भी बहुत स्टूडेंट की स्थितियां खस्ता हाल है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सामान्य शिक्षा के लिए UGC का बजट 2023-24 के रिवाइज्ड एस्टिमेशन के अनुसार 6,409 करोड़ रुपए से 61% की तेज गिरावट के साथ
2024-25 में महज 2500 करोड़ रुपए रह गया। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के लिए बजट पिछले कई सालों से 400 करोड़ ही दिया जा रहा है। महंगाई दर अगर 5% भी मान ली जाए तो पता चलता है कि एक तरह से इस बजट में भी कमी आई है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो ये बजट भी बढ़ना चाहिए था। अब सरकार दावा करती है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को दिए जाने वाले पैसे में 29% की वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में 12,000 करोड़ रुपए से 15,475 करोड़ रुपए हो गए हैं, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। असल खेल मस्क और हेफा का है। मस्क यानी माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष, यह सरकार का एक फंड है जिसमें एजुकेशन से जुड़े टैक्स जमा किए जाते हैं। 2023-24 में यह फंड किसी खास योजना में इस्तेमाल नहीं हुआ और पिछले साल यानी 2024-25 में इस पैसे को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बजट में जोड़ दिया गया, यानी 5,000 करोड़ रुपए का एक नया जोड़। इससे क्या हुआ कि पहले पड़ा पैसा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बजट में जोड़ दिया गया। इसके अलावा हेफा यानी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी का एक लोन सिस्टम है जिससे यूनिवर्सिटीज को लोन दिया जाता है। 2024-25 में सरकार ने हेफा के जरिए 372 करोड़ रुपए का लोन दिया है। इस तरह मस्क और हेफा को जोड़ दे तो कुल 5,372 करोड़ रुपए होता है, जो अनुदान नहीं है। इसलिए यह दावा गलत है, थोथा है, झूठा है। अगर हम मस्क और हेफा को हटा दें तो असल में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को मिलने वाला फंड 16% घटकर सिर्फ 10,100 करोड़ रुपए रह जाएगा। यानी सरकार कह रही है कि बजट बड़ा है, लेकिन असल में विश्वविद्यालयों को कम पैसे मिल रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार कह रही है आईआईटीज को मिलने वाला बजट 9,292 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,635 करोड़ रुपए ही हो गया है, मतलब 3.7% की बढ़ोतरी। लेकिन हम महंगाई की दर 5% जोड़ें तो असल में यह बजट घट रहा है। यानी जितनी बढ़ोतरी दिख रही है उसका असल फायदा आईआईटीज को नहीं मिल रहा है। यहाँ भी हेफा और मस्क की फंडिंग के जरिए खेल किया जा रहा है। आईआईटीज को 2,643 करोड़ रुपए मस्क फंड से मिले, लेकिन ये पैसा नया नहीं है, बल्कि सरकार इसे कुल बजट में जोड़कर फंडिंग को बड़ा दिखा रही है। यानी असली मुद्दा है कि सरकार पब्लिक फंडिंग घटाकर आईआईटीज को लोन सिस्टम पर ज्यादा निर्भर करा रही है, और इसका असर आप जानते हैं किस पे होगा। आईआईटीज को अब अपनी फंडिंग के लिए हेफा लोन चुकाना होगा और इसका सीधा असर छात्रों की फीस पर पड़ेगा। आने वाले समय में आईआईटीज की फीस और बढ़ सकती है, जिससे गरीब और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी। और इस तरह सरकारी मदद घटती रही और फीस बढ़ती रही तो ज्यादा फीस हो जाएगी। फीस ज्यादा होती रही तो केवल अमीर परिवारों के बच्चे ही आईआईटीज में एडमिशन ले पाएंगे। ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे ड्रॉप आउट होते रहेंगे। आरक्षण लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए आईआईटीज तक पहुंचना और मुश्किल हो जाएगा। आरक्षण नीति का असर धीरे धीरे कम हो जाएगा। यानी आपको यहां तक समझना होगा कि शिक्षा का बजट कम करने से आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, हर जगह मस्क और हेफा के जरिए अनुदान देने के नाम पर लोन दिया जा रहा है। इन इंस्टीट्यूट्स के अलावा आईआईएम और एनआईटीज की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यह भी समझते हैं कि ये तमाम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनको सरकार यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट चलाने के लिए लोन दे रही है, उनके डायरेक्टर्स पर क्या मानसिक दबाव रहता होगा। क्या वो पढ़ाई के बारे में ज्यादा सोचते होंगे या किस्त चुकाने के बारे में। एनआईटीज के लिए फंडिंग 2024-25 में मस्क से 4,500 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जबकि हेफा लोन के तहत 120 करोड़ रुपए प्रिंसिपल और 81 करोड़ रुपए इंटरेस्ट दिया गया है। आईआईएम्स के लिए हेफा लोन का जो सिस्टम है 2022-23 में 280 करोड़ रुपए था, जो साल दर साल कम होता रहा। 2023-24 में 255 करोड़ रुपए, 2024-25 में 140 करोड़ रुपए। लेकिन इस सब का मतलब क्या था? इस सब का मतलब है आईआईएम्स के लिए लोन की राशि कम कर दी गई, जिससे खुद ये संस्थान अब अपने खर्चे खुद निकालने के लिए मजबूर हो गए। फीस बढ़ा सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। एनआईटीज के लिए हेफा का ब्याज बढ़ा है, यानी इन पर लोन चुकाने का बोझ ज्यादा पड़ेगा। दरअसल फंडिंग का पैटर्न बदल रहा है। सरकार सीधे ग्रांट देने की बजाय लोन मॉडल अपना रही है। पहले आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी को सरकार सीधे अनुदान देती थी, जिससे इनकी फीस कम रहती थी। अब हेफा लोन मॉडल अपनाया जा रहा है, जहां संस्थानों को खुद लोन लेना पड़ेगा और उसे चुकाना भी पड़ेगा। मस्क फंड का सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि इसे दिखाने के लिए जोड़ा जा रहा है, जिससे लग रहा है कि बजट बढ़ रहा है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो भविष्य में आईआईटीज, आईआईएम्स और एनआईटीज को पूरी तरह से प्राइवेट मॉडल में शिफ्ट किया जा सकता है।
सरकार कह रही है कि आईआईटी, आईआईएम और एनआईटीज को बजट ज्यादा दिया जा रहा है, लेकिन असल में ये लोन सिस्टम पर शिफ्ट हो रहे हैं। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आपको देते चलता हूं ताकि आपको एजुकेशन सिस्टम के भीतर की सारी परतें खुलती हुई दिखाई दें। भारत में सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की तुलना में प्राइवेट इंस्टीट्यूट की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2013-14 में जहां 32% विश्वविद्यालय प्राइवेट थे, वहीं 2021-22 तक यह आंकड़ा 40% हो गया था। 2013-14 से 2021-22 के बीच 6,191 नए कॉलेज खुले, जिसमें से 5,976 प्राइवेट थे और सिर्फ 215 ही सरकारी। यह कोई सवाल नहीं है कि क्या सरकार एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ये तो जग जाहिर है भाई। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2021-22 के अनुसार भारत में कुल यूनिवर्सिटीज की संख्या 1168 है। इसमें 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 423 स्टेट पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, ये दोनों सरकारें चलाती हैं, जबकि 391 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज प्राइवेट हाथों में होती हैं। 153 इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सरकारें चलाती हैं, जबकि 81 डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। इनके अलावा 33 डीम्ड पब्लिक यूनिवर्सिटीज और 16 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज हैं। सरकारी संस्थानों को सीमित संसाधन मिल रहे हैं, जबकि प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी सरकार के सब कुछ प्राइवेट करने से नुकसान सिर्फ स्टूडेंट का नहीं है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल शिक्षक 15,97,688 थे, जिसमें 56.6% मेल और 43.4% फीमेल टीचर्स थी, जो शिक्षा में लैंगिक असमानता को दर्शाता है, लेकिन ये खास उतना नहीं है। लेकिन मुस्लिम शिक्षक सिर्फ 5.6% थे। अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से 8.8% और पूरे SC, ST और OBC शिक्षकों की कुल संख्या 44% थी। यानी इन सबको भी अगर मिला दिया जाए तो इनकी देश में जनसंख्या 80 से 85% के आसपास है, लेकिन भागीदारी कितनी है? 44 + 8.8 + 5.6 यानी 58.4%। यानी सवर्णों की संख्या जो 10 से 15% के आसपास होने का अंदाजा है, उनकी भागीदारी 42% है, जबकि जनसंख्या से 3 गुनी है उनकी। सालों से टीचर्स की भर्ती नहीं आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 से 2021-22 तक टीचर्स की संख्या में सिर्फ 17% की वृद्धि हुई। शिक्षा में भगवाकरण और विचारधारा आधारित भर्ती हो रही है। सरनेम देखकर प्रोफेसर्स की भर्ती हो रही है। एमफिल, पीएचडी में सरनेम देखकर प्रोफेसर स्टूडेंट्स को दाखिला दे रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो एजुकेशन प्रोसेस बहुत जल्द सिर्फ एक विशेष वर्ग तक सीमित हो जाएगा। यही इस सरकार का मकसद मालूम होता है। AISHE का सर्वे कहता है कि हायर एजुकेशन में 2021-22 के दौरान कुल 4,32,68,181 स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन हुए। इनमें यूनिवर्सिटीज में 96,38,345, कॉलेजेस में 3,14,59,092 यानी कुल 73%, जबकि इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रेशन 21,70,744 हुए थे। इस डेटा से एक बात साफ है कि हायर एजुकेशन में ज्यादातर नामांकन कॉलेजों में होता है, लेकिन क्या ये कॉलेज सभी वर्ग के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं? आइए जानते हैं। SC, ST, OBC छात्रों की स्थिति समझने की कोशिश करते हैं। SC स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन था 15.3%, ST का 6.3% और OBC का 37.8%। इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो होता है 59.4%। सभी कुछ क्रिस्टल क्लियर है। तीनों वर्ग SC, ST और OBC की जनसंख्या लगभग 80%, जबकि हायर एजुकेशन में इनकी भागीदारी महज 59.4%। मुस्लिम स्टूडेंट की स्थिति तो और भी दयनीय है। ये 4.9% है, जबकि इनकी जनसंख्या 14 से 15% है। 2024-25 के दौरान स्कूली शिक्षा का कुल बजट 73,008 करोड़ था, जबकि 2023-24 में संशोधित बजट 72,474 करोड़ रुपए, यानी मात्र 0.74% की मामूली वृद्धि हुई। पीएम पोषण मिड डे मील योजना के बजट की बात करें तो 2022-23 में यह 12,681 करोड़ था, जो 2023-24 में गिरकर 10,000 करोड़ और 2024-25 में 12,467 करोड़ होकर बढ़ा, लेकिन 2022-23 की अपेक्षा अभी भी कम ही था। इसका असर यह भी हुआ कि प्राइमरी से सेकेंडरी में दाखिला लेने वाले बच्चों में 37,45,894 छात्रों की कमी आ गई। सरकारी स्कूलों में नामांकन गिरा। 2022-23 में सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले 54% बच्चे थे, जो 2023-24 में घटकर 51% हो गए, यानी 3% कम हो गए। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों में दाखिले बढ़े।
2022-23 में प्राइवेट स्कूलों में नामांकन जो था वो 33% था और 2023-24 में बढ़कर 36 हो गया, यानी सरकारी स्कूलों के से बच्चे निकलकर निजी स्कूलों में जा रहे हैं। क्या सरकार सरकारी स्कूलों को जानबूझकर कमजोर कर रही है, जिससे एक तरफ SC ST OBC के बच्चे सही से पढ़ ना पाए? सिर्फ शिक्षा ही नहीं, आपको याद है मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहला फैसला लिया था कि पेंशन खत्म कर दी गई थी। क्या आप जानते हैं सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की पेंशन के लिए बजट लगातार घटाया जा रहा है? वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में पेंशन बजट 49,767 करोड़, 2020-21 में बढ़कर 62,677 करोड़, 2021-22 में घटकर 56,473 करोड़ हुआ। लेकिन आपको जानना चाहिए कि 2007-08 में पेंशन बजट 73,076 करोड़ था। 2021-22 में इसमें 16,603 करोड़ यानी 23% की भारी कटौती कर दी गई है। इसके अलावा सरकार पुरानी पेंशन योजना OPS को हटाकर नई पेंशन प्रणाली NPS और यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS लागू कर रही है। जबकि पुरानी पेंशन योजना OPS कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है। कैसे? रिटायरमेंट के बाद तयशुदा पेंशन मिलती थी, सरकार पूरी पेंशन का खर्च उठाती थी, महंगाई के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी होती थी, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा बनी रहती थी। लेकिन OPS को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह NPS लागू कर दिया गया। नई पेंशन प्रणाली में गारंटीड पेंशन नहीं मिलती, कर्मचारियों को अपनी सैलरी का एक हिस्सा फंड में डालना पड़ता है, वो सरकार नहीं उठाती। मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से इन्वेस्टमेंट पर पेंशन निर्भर करेगी, महंगाई के आधार पर नहीं बढ़ेगी। इसमें सरकार की जिम्मेदारी कम हो गई और जोखिम कर्मचारियों पर आ गया। तो शिक्षकों और कर्मचारियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सरकार ने एक नई योजना UPS बनाई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी नया नाम वही पुरानी चाल। सरकार ने इसे OPS और NPS का हाइब्रिड कह रही है, लेकिन हकीकत में यह भी एक ऐसी योजना है जिसमें जितना आप खाते में डालते रहेंगे उतना बुढ़ापे में मिल जाएगा। इसमें कर्मचारियों को ज्यादा योगदान नहीं देना होगा, लेकिन मिलने वाली पेंशन OPS जितनी भी नहीं होगी। अगर सर्विस के दौरान किसी वजह से फंड निकाला जाता है तो पेंशन में कटौती हो जाएगी, यानी नाम भले ही बदल दो लेकिन कर्मचारियों को OPS जैसी पेंशन सुरक्षा नहीं मिल रही है। तो कुल जमा हुआ ये कि सरकार की नीतियां पब्लिक हायर एजुकेशन को कमजोर कर रही हैं, जबकि इसका विरोध होता है, खासकर चुनावों से पहले। सरकार सिर्फ दिखावा करती है, जैसे सरकार ने कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग बनाने का ऐलान तो किया, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इसके अलावा शिक्षकों की सैलरी भी समीक्षा के बारे में कोई ठोस फैसला नहीं आया। इन सब बातों से यह साफ होता है कि पब्लिक हायर एजुकेशन को कमजोर करने की एक सोची समझी योजना बन रही है। इसके खिलाफ शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों को विरोध करना होगा, सड़कों पर उतरना होगा, प्रदर्शन करने होंगे और अपने हक और अधिकारों की मांग रखनी होगी। तभी एक बेहतर शिक्षा, एक बेहतर देश, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण होगा। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके साथ साथ भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी तमाम अपडेट्स आपको हम लाते रहें। धन्यवाद।